Hello everyone, welcome to e-portal of Apex Academy Roorkee. I am Vipul Saini, faculty from Department of Civil Engineering. So we are studying our first subject from the civil engineering, that is the soil mechanics. In the previous lecture, we studied about the types of soil which are present in the different areas in India, and this is our fourth lecture. In this lecture, we will see the basic terminology as well as some definitions which are very useful in the soil mechanics. So on the basis of these terminology, we will derive the relations between these, and after that we will move to the numerical portion, which is a very important part from this chapter. Okay, so let's move to the first term, that is the water content. So first term is वाटर कंटेंट. ठीक है, तो हम जो भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, हर डेफिनेशन को हम दो पार्ट में कवर करेंगे. जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि फॉर्मूला क्या है, और सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि ये जो हमने डिफाइन किया इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, दैट इज़ द वाटर कंटेंट. वाटर कंटेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, स्मॉल w से. ओके, सो पहले देखते हैं फॉर्मूला. वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल. वाटर कंटेंट, इसकी डेफिनेशन क्या है? वाटर कंटेंट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड. ओके, सो वाटर कंटेंट इज weight of water divided by weight of solid. ठीक है, तो फॉर्मूला देख लेते हैं. जो हम फॉर्मूला देखेंगे वो परसेंटेज की फॉर्म में देखेंगे. रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल w, परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर. वेट ऑफ वाटर को हम रिप्रेजेंट करेंगे W से, और जो हमारा वेट ऑफ सॉलिड है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे WS से. ठीक है, दिस इज द रेशियो ऑफ W टू द WS. सो ये हमारा फॉर्मूला है इनटू 100. ये हमारा फॉर्मूला है वाटर कंटेंट निकालने के लिए. ठीक है, तो वाटर कंटेंट होता क्या है? वाटर कंटेंट का मतलब होता है कि जो भी हमारा सॉइल सैंपल है उसके अंदर जो वॉइड्स है उसमें कितने अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है. ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सैंपल है उसका वेट कितना है. उसका अगर हमने वेट निकाल लिया तो हम उसको ओवन ड्राई करेंगे. जब ओवन ड्राई करेंगे तो हमारे पास सेकंड वेट आएगा, मींस वेट ऑफ द ड्राई सैंपल आएगा. ठीक है, तो जो हमारे पास फर्स्ट वेट था दैट इज़ W1 हमने माना था, जो कि जो हमारा ओरिजिनल सैंपल था जो हमने फील्ड से लिया था, उससे हम सेकंड वेट को माइनस करेंगे. तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना मॉइस्चर ओवन ड्राई के जो हमने प्रोसेस किया उसमें रिमूव हुआ. तो वहाँ से हमें क्या पता चल गया? तो वहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा जो वेट ऑफ वाटर है वो कितना है. तो यहाँ से वेट ऑफ वाटर आ जाएगा. और वेट ऑफ सॉलिड कैसे आएगा? वेट ऑफ सॉलिड हमारा वो वेट है जो कि ओवन ड्राई के बाद आया है. एक चीज़ जो कन्फ्यूज़न होती है इस टॉपिक में वो है कि यहाँ पर हमारा वेट ऑफ सॉलिड है, वेट ऑफ सॉइल नहीं है. ठीक है, दिस इज वेट ऑफ सॉलिड नॉट वेट ऑफ सॉइल. ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है वाटर कंटेंट का. अब देख लेते हैं इसकी रेंज, कि जो हमारा वाटर कंटेंट है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है. तो जब भी हम रेंज की बात करें तो रेंज देखने के लिए हमें फेज डायग्राम ड्रॉ करना होगा. ठीक है, तो रेंज देखते हैं, रेंज ऑफ वाटर कंटेंट. ठीक है, तो फेज डायग्राम हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में. अगर आपने फेज डायग्राम नहीं पढ़ा तो आप जो प्रीवियस लेक्चर हैं पहले उनसे गो थ्रू हुई, उसके बाद हम ये जो रेंज है वो आसानी से निकाल पाएंगे. ठीक है, तो ये हमारा सॉलिड होता है, दिस पार्ट इज वाटर, और ये हमारी एयर है. ठीक है, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड. अब जिसने फेज डायग्राम पढ़ा होगा उसे ये पता होगा कि हम फेज डायग्राम में जो वॉल्यूम का रिप्रेजेंटेशन है उसको लेफ्ट साइड में करते हैं, और जो हमारा वेट का रिप्रेजेंटेशन है उसको राइट साइड में करते हैं. तो हमें वेट चाहिए, हम वेट में रिलेशन से देख रहे हैं, तो वेट का जो हम रिप्रेजेंटेशन है वो हम राइट साइड में करेंगे. सो दिस इज द वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर. ओके, तो हमें रेंज देखनी है कि जो हमारा वाटर कंटेंट है ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा. तो क्या वाटर कंटेंट 0 हो सकता है? तो 0 करके देख लेते हैं. वाटर कंटेंट 0 कब होगा? जब हमारा न्यूमरेटर 0 होगा.
तो न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में है वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर, क्या वेट ऑफ वाटर जीरो हो सकता है? यस, वेट ऑफ वाटर जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर हमने वाटर को रिमूव कर दिया तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये 2 फेज स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि पॉसिबल है, जिसमें सॉइल और एयर ही रहेगी और जिसको हम बोलते हैं ओवन ड्राई सॉइल। तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है। तो इसकी जो रेंज होगी, क्या ज़ीरो हो सकता है? यस, ज़ीरो हो सकता है। जो हमारा वाटर कंटेंट है ज़ीरो हो सकता है। देखते हैं कि क्या ज़ीरो से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ज़ीरो से ज़्यादा कब होगा? जब हमारा वेट ऑफ वाटर ज़्यादा होगा वेट ऑफ सॉलिड से। तो क्या वेट ऑफ वाटर ज़्यादा हो सकता है वेट ऑफ सॉलिड से? तो यस, हो सकता है। वो किस कंडीशन में? वो होगा हमारा सबमर्ज कंडीशन में या सैचुरेटेड कंडीशन में। मीन्स अगर हमने जितने भी हमारे एयर वॉइड्स थे उनमें वाटर फिल कर दिया, मीन्स इन एयर वॉइड्स में भी हमने वाटर फिल कर दिया, तो ये जो हमारा वेट है ये अब इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज़ द वेट ऑफ वाटर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो वेट ऑफ वाटर है वो वेट ऑफ सॉलिड से ज़्यादा है। तो वेट ऑफ वाटर अगर वेट ऑफ सॉलिड से ज़्यादा है तो ये ज़ीरो से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो रेंज इसकी कहाँ से कहाँ तक वेरी करी? इट, देखो, ग्रेटर देन, ये इट कैन बी इक्वल टू ज़ीरो एज वेल एज ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो वाटर कंटेंट क्या होता है? वाटर कंटेंट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड एंड इट्स रेंज इज लाई एट W इज ग्रेटर देन एज वेल एज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन थी, दैट इज द वाटर कंटेंट। ठीक है, इतना सही है। अब सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। तो जो हमारी सेकंड डेफिनेशन है वो है वॉइड रेशो। बड़ी बेसिक डेफिनेशन है और इम्पोर्टेंट है। जब तक आप सॉइल पढ़ोगे तब तक कहीं ना कहीं वॉइड रेशो का यूज़ रहेगा ही रहेगा। तो जो हमारी सेकंड डेफिनेशन है वो है वॉइड रेशियो। देखो, नाम से पता चल रहा है रेशियो। रेशियो मीन्स कुछ चीज़ इसमें न्यूमरेटर में होगी और कुछ चीज़ इसमें डिनोमीटर में होगी। मीन्स ये एक रेशियो है जिसमें वॉइड्स इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ये वॉइड्स का रेशियो है। ठीक है, तो सेकंड टर्म है वॉइड रेशियो। देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो वॉइड रेशियो हमारा होता है VV/VS, मीन्स इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। डेफिनेशन देखते हैं वॉइड रेशियो की। वॉल्यूम ऑफ voids टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो जो हमारा वॉइड रेशियो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, स्मॉल ई से। इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं स्मॉल ई से। और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड को लिख सकते हैं VV और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम लिख सकते हैं VS। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी ये है इसमें हमने देख ली कि डेफिनेशन क्या है, दैट इज इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, अब देखते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या है। तो परसेंटेज में लिखते हैं कि वॉइड रेशियो इज इक्वल टू VV/VS इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा वॉइड रेशियो का फॉर्मूला है। अब देखते हैं कि इसकी रेंज क्या है। तो हम बात करते हैं इसकी रेंज की, कि जो हमारा वॉइड रेशियो है ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो रेंज हम कैसे देखेंगे? रेंज हम देखेंगे जो हमारा फेज डायग्राम है, फेज डायग्राम के हेल्प से। तो एक फेज डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो फेज डायग्राम में हम वही चीज़ रिप्रेजेंट करेंगे जिस भी टर्म का हमें रिलेशन निकालना होगा। तो हमें VV और VS को रिप्रेजेंट करना है, तो हम वही रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा सॉलिड पार्ट है, ये हमारा वाटर है और ये हमारे एयर है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम वॉल्यूम रिप्रेजेंट करते हैं और राइट हैंड साइड में वेट। तो हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे? हमें वॉल्यूम रिप्रेजेंट करना है तो हम
डायग्राम के लेफ्ट हैंड साइड पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ये हमारा है वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये हमारा है वॉल्यूम ऑफ एयर। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होगा हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर। तो ये जो पूरा है ये हमारा है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या जो हमारा वॉइड रेशियो है ज़ीरो हो सकता है। तो देखो ये ज़ीरो कब होगा, ई ज़ीरो कब होगा, ई ज़ीरो तब होगा जब हमारा जो न्यूमरेटर है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ज़ीरो हो सकता है। मीन्स जो भी हमारा सॉइल है, सॉइल से क्या जो हमारे वॉइड्स है वो निकल सकते हैं क्या। मीन्स क्या ये पॉसिबल है कि ये जो पार्ट है दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि हमारा जो सॉइल है, सॉइल में सिर्फ सॉलिड ही बचा, तो उसको हम सॉइल नहीं कहेंगे, उसको हम स्टील कहेंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सॉइल से हमारा जो वॉइड्स हैं वो पूरे के पूरे रिमूव हो जाए, या तो उसमें वाटर रहेगा या एयर रहेगी, ठीक है। तो जो हमारा ई है वो ज़ीरो तो नहीं हो सकता, मीन्स ज़ीरो नहीं हो सकता। तो देखते हैं कि क्या ज़ीरो से बड़ा हो सकता है क्या। तो ज़ीरो से बड़ा होगा कैसे होगा कि जब हमारी जो न्यूमरेटर की टर्म है वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देखते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये है वॉल्यूम ऑफ वॉइड और ये है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड बड़ा है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो हाँ ये बड़ा है। तो इसका मतलब ई शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। तो ये हमारी रेंज है वॉइड रेशो की। ज़ीरो क्यों नहीं होगा वो बता दिया, क्योंकि जो हमारा ये वाला पार्ट है जिसमें एयर है वाटर है वो रिमूव नहीं हो सकता सॉइल से, इसलिए ये जो हमारी रेंज है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी, ज़ीरो से बड़ी होगी, ठीक है। तो ये सेकंड डेफिनेशन थी हमारी, दैट इज़ द वॉइड रेशो। इसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन क्या है, इट इज़ डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और रेंज इसकी जो होती है वो होती है ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारी थर्ड डेफिनेशन है। थर्ड डेफिनेशन हमारी है पोरोसिटी, ठीक है। पोरोसिटी, तो पोरोसिटी क्या है, पोरोसिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पोरोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, याद रखना इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। वॉइड रेशियो को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते थे, स्मॉल ई से, और जो हमारी नेक्स्ट टर्म है पोरोसिटी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, ठीक है। तो देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। जो हमारी पोरोसिटी है, पोरोसिटी को हम डिफाइन करते हैं वीवी बाय वीटी, मीन्स इट इज़ डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। मीन्स देखो जो हमारी पोरोसिटी है और जो वॉइड रेशियो है ये एक ही चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है, और वो है वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में वो अलग अलग है। मीन्स जो हमारा वॉइड रेशियो है उसमें हम रिप्रेजेंट तो सेम चीज़ कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर हम बात करें पोरोसिटी की, इसमें भी हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड का ही रिप्रेजेंटेशन करेंगे, लेकिन टोटल वॉल्यूम से करेंगे, ठीक है। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वी से, और जो हमारा टोटल वॉल्यूम है हम इसको सिंपल वी से रिप्रेजेंट करेंगे, या आप वी टी से रिप्रेजेंट करना चाहे तो वी टी से भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे टोटल वॉल्यूम को, ठीक है। तो परसेंटेज में इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। एन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एन इज इक्वल टू वी वी बाय वी इंटू 100, ठीक है। तो पोरोसिटी में हमने फॉर्मूला देख लिया। अब हम देखते हैं इसकी रेंज कि जो हमारी पोरोसिटी है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, ठीक है। तो रेंज देख लेते हैं इसकी। तो इसकी देखते हैं रेंज,
तो रेंज देखने से पहले हम एक बार इसका जो फेज डायग्राम है वो देख लेते हैं कि इसका फेज डायग्राम कैसे बनेगा। तो पोरोसिटी का फेज डायग्राम देखते हैं। देखो फेज डायग्राम में हम वही टर्म रिप्रेजेंट करेंगे जिस टर्म्स में हमें रिलेशन निकालना होगा। तो हमें रिलेशन किस किस का चाहिए, हमें टोटल वॉल्यूम का चाहिए और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का चाहिए। ठीक है, तो हम इन दो को ही अपने फेज डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा हुआ सॉलिड, ये हमारा वो वाटर, और ये जो थर्ड है ये हमारा हुआ एयर। ठीक है, वॉल्यूम है तो फेज डायग्राम के लेफ्ट हैंड साइड पर हम रिप्रेजेंट करेंगे V। V मीन्स टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम हमारा ये रहा, दिस इज द टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमारा ये रहा, विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर एज वेल एज वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या जो हमारा पोरोसिटी है, क्या हमारी पोरोसिटी ज़ीरो हो सकती है क्या। तो देखो पोरोसिटी ज़ीरो कब होगी, पोरोसिटी ज़ीरो तब होगी जब हमारा जो न्यूमरेटर है वो भी ज़ीरो होगा। न्यूमरेटर में है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका कि वॉल्यूम वॉइड्स का कभी ज़ीरो नहीं होगा सॉइल के अंदर। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड, क्या ये ज़ीरो हो सकता है, ये पूरा पार्ट, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये पूरा पार्ट ज़ीरो हो जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, यहाँ पर भी इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज़ ज़ीरो, क्योंकि अगर सॉइल से वॉइड्स निकल गए तो सॉइल जो हमारा होगा वो स्टील, उसको हम स्टील कहेंगे, सॉइल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज़ीरो हो जाए। तो इसकी रेंज भी कुछ ऐसी ही होगी, क्योंकि इक्वल टू ज़ीरो का हम साइन नहीं यूज़ करेंगे। ये समझ गए ना कि ये ज़ीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे वॉइड्स नेग्लिजिबल नहीं हो सकते किसी भी सॉइल में। अब देखते हैं क्या ज़ीरो से ज़्यादा हो सकता है। तो ज़ीरो से ज़्यादा तब होगा n की वैल्यू जब हमारा जो न्यूमरेटर है वो एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा। तो देखते हैं जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, क्या जो हमारा वॉइड्स का वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम से ज़्यादा हो सकता है क्या। तो देखो ये हमारा इसके इक्वल हो सकता है, लेकिन ये हमारा इसके इक्वल नहीं हो सकता, इससे कुछ ना कुछ कम होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा वॉल्यूम जो वॉइड्स का है वो इसके इक्वल हो गया जो हमारा टोटल वॉल्यूम है, तो ये हमारा वॉइड्स हो जाएगा, मींस एयर बन जाएगी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सॉइल के अंदर सिर्फ एयर हो, क्योंकि सॉलिड पार्ट होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी वो अगर फॉर्मूले में देखें तो 100 से कम होगी, मींस इट लाइज बिटवीन द 0 एंड 1। तो जो हमारा n है इसकी जो रेंज होगी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो ये हमारी जो सेकंड डेफिनेशन थी वॉइड रेशो की, वो थी वॉइड्स का रिप्रेजेंटेशन लेकिन सॉलिड के रेस्पेक्ट में। और ये जो हमारी थर्ड डेफिनेशन है दैट इज़ द पोरोसिटी, ये क्या है, ये है सेम हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं लेकिन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पर हमने टोटल वॉल्यूम लिया लेकिन ऊपर हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिया था। ठीक है, अब देखो ये हमारी दो टर्म है, इनमें से मोस्ट स्पेसिफिक कौन सी टर्म है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से, तो वो है वॉइड रेशो। मीन्स वॉइड रेशो को हम ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है, जो डिनोमिनेटर है, वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। लेकिन जो हमारी पोरोसिटी है, पोरोसिटी में डिनोमिनेटर में टोटल वॉल्यूम है। तो अंतर क्या है, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा किसी भी सैंपल का हमेशा फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। इसका मतलब किसी भी सॉइल सैंपल में अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो क्या चीज़ चेंज होगी, हमारा टोटल वॉल्यूम में चेंज आएगा, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो हमारा फिक्स ही रहेगा। तो ये ज़्यादा स्पेसिफिक टर्म है वॉइड रेशो। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करेंगे ज़्यादा स्पेसिफिकली। इसको क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें रिप्रेजेंटेशन क्या है, टोटल वॉल्यूम का। लेकिन टोटल वॉल्यूम तो हमेशा चेंज होता रहेगा। मींस कोई भी आपके पास सॉइल सैंपल है, उसमें आपने वाटर ऐड किया या वाटर को रिमूव किया, ओवन ड्राई किया, तो हमारा चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा हमारा टोटल वॉल्यूम में। ठीक है, तो डिनोमिनेटर जो है वो हर बार चेंज होता रहेगा, इसलिए ये ज़्यादा स्पेसिफिकली यूज़ हम नहीं करते। तो दोनों ही सेम टर्म है, लेकिन दोनों का जो रेस्पेक्ट है वो अलग अलग है, और इस ज़्यादा मोस्ट स्पेसिफिक जो टर्म है वो है वॉइड रेशो। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने पढ़ा वाटर कंटेंट क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा वॉइड रेशियो क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है। और जो हमारा थर्ड है वो है पोरोसिटी, उसकी रेंज पढ़ी। कभी कभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें क्या होता है, देखो जो भी हम टर्म्स पढ़ रहे हैं ना, तो उनमें जो रिलेशंस हम आगे जाके डेराइव करेंगे तो बेसिकली तो क्वेश्चन वहीं से आता है। लेकिन कभी कभी जब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पेपर बनता है ना, तो हमारे जो क्वेश्चन है वो यहाँ से राइज होते हैं कि जो हमारा वॉइड रेशियो है उसकी रेंज क्या होगी, या जो हमारा पोरोसिटी है उसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं साथ साथ जो डेफिनेशन है उसके साथ ही रेंज भी कवर कर रहा हूँ कि किस डेफिनेशन की, किस टर्म की रेंज कितनी होगी। ठीक है, तो मूव करते हैं थर्ड टर्म पे। तो जो हमारी थर्ड टर्म है वो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, तो थर्ड टर्म देखते हैं, फोर्थ टर्म। जो हमारी फोर्थ टर्म है वो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, तो जो हमारी है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इसको हम सबसे पहले देखते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। और देखो हमें ना याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब नाम में ही मिल जाएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, सैचुरेशन मीन्स समथिंग रिलेटेड टू वाटर, मीन्स इसमें जो भी हम टर्म्स यूज़ करेंगे वो वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो देखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब होता है कि जो भी हमारा सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल में हमारा सॉलिड पार्ट हुआ, सॉलिड पार्ट के बाद जो हमारा वाटर का पार्ट है और जो एयर का पार्ट है, उन दोनों को हम बोलते हैं वॉइड। मीन्स सॉइल सैंपल में हमारा सॉलिड पार्ट हुआ और बचा हुआ हमारा वॉइड्स हुआ, तो उस वॉइड में कितना वाटर है वो बताता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या बताता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताता है कि जो टोटल वॉइड्स हैं उन वॉइड में कितने परसेंट हमारा वाटर है, ये बताता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, VW से, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड VV से। ठीक है, तो परसेंटेज में देखते हैं, परसेंटेज डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंटू 100। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये जो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन है इसकी रेंज क्या है, और रेंज हम कैसे देखेंगे, वही हम सेम मेथड से रेंज देखेंगे। देखो अगर आप रेंज को देखोगे फेज डायग्राम के थ्रू तो आपको रेंज याद नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप याद करोगे रेंज तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टर्म्स इतनी है और हर टर्म की जो रेंज है वो अलग अलग तरीके से डिफाइन है। ठीक है, तो रेंज जो हम डिफाइन करते हैं, तो रेंज को आपको याद नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन में रेंज पूछे तो सबसे पहले जिस भी टर्म की रेंज पूछे तो उस टर्म का फॉर्मूला लिखो, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका फेज डायग्राम बनाना है और उस फेज डायग्राम से खुद ही रेंज निकल जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं फेज डायग्राम बना के। तो अब देखो ये हमारा फेज डायग्राम है। फेज डायग्राम में कौन कौन सी टर्म हमें रिप्रेजेंट करनी है वो बताएगा फॉर्मूला। फॉर्मूले में वॉल्यूम ऑफ वाटर है और दूसरी टर्म वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, तो यही दो टर्म हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा हुआ सॉलिड, दिस इज वाटर एंड रेस्ट इज एयर। ओके, फेज डायग्राम में वॉल्यूम जो होता है हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, फेज डायग्राम में जो वॉल्यूम होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारा वेट होता है उसको राइट हैंड साइड पर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये रहा वॉल्यूम ऑफ वाटर।
डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ये पूरा हो गया, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, तो अब ये जो है हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब समझो, इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या है, दिस मच एरिया इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, इस पूरे एरिया में से कि इस पूरे वॉल्यूम में से कितने वॉल्यूम वाटर है, मींस दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, इस पूरे वॉल्यूम में से जो हमारा सैंपल है उसके अंदर कितना वाटर है, तो इतना वाटर है। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन कि हमारे जो वॉइड्स है वो कितने वाटर से फिल हैं। तो इसकी रेंज देख लेते हैं, तो रेंज कैसे देखेंगे, क्या जो हमारा S है दैट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, क्या ये जीरो हो सकता है, तो देखते हैं ये जीरो कब होगा, जब हमारा जो न्यूमरेटर है वो जीरो होगा, वो जीरो कब होगा, क्या ये जीरो हो सकता है, ये देखते हैं VW वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो हो सकता है, तो आंसर इज यस, वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो हो सकता है। किस कंडीशन में जीरो होगा, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये जीरो होगा हमारा ओवन ड्राई कंडीशन में, मींस जब हम अपने जो हमारे पास सॉइल सैंपल है उसको ओवन ड्राई करेंगे तो जो भी मॉइस्चर हमारे पास होगा वॉइड्स के अंदर वो सारा का सारा मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा, तो वॉइड्स में बचा क्या, वॉइड्स में अब एयर बची, तो ये जो इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो उसको हम बोलेंगे टू फेज स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि जो वाटर है वाटर रिमूव हो गया, तो हाँ ये पॉसिबल है कि हमारा जो वाटर का पार्ट है वो रिमूव हो सकता है, वो जीरो हो सकता है, मींस जो हमारी न्यूमरेटर की जो टर्म है वॉल्यूम ऑफ वाटर वो जीरो हो सकती है। ठीक है, तो रेंज में जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो S ओके इक्वल टू जीरो, जीरो हो सकता है, देखते हैं कि जीरो से बड़ा हो सकता है क्या, जीरो से बड़ा कब होगा, जब हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये ज़्यादा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड से। ठीक है, देखो तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ सकता है लेकिन वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दिस मच इज द स्पेस विच इज़ अवेलेबल आइदर फॉर द एयर और फॉर द वाटर, क्योंकि हमारे पास टोटल इतना ही सॉइल सैंपल के अंदर टोटल हमारे पास इतना ही स्पेस है जिसमें या तो एयर आ सकती है या वाटर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड है और सॉलिड में ना एयर आ सकती है ना वाटर आ सकता है, ये दोनों जो टर्म्स हैं ये हमारी वॉइड्स में ही आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारा इसके इक्वल नहीं हो सकता, ये इसके इक्वल हो सकता है, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ वाटर है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के इक्वल हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इक्वल कौन सी कंडीशन में होगा, इक्वल तब होगा जब हम इसको सैचुरेट कर देंगे, मींस जो हमारे पास एयर है एयर को हम रिमूव करेंगे और उसके अंदर वाटर को फिल कर देंगे, तो ये पूरा पार्ट ही हमारा वाटर से फिल हो जाएगा, मींस सैंपल सॉइल सैंपल के अंदर जो हमारा सॉलिड है वो तो फिक्स है, उसके अलावा जो भी वॉइड्स हैं उन वॉइड्स में हमने वाटर को फिल कर दिया, वाटर को फिल कर दिया मींस ये दोनों टर्म्स हमारी इक्वल हो गई। देखो ये तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं, अब हमने पूरे को सैचुरेट कर दिया, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हाँ ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ज़्यादा हो सकता है, तो आंसर इज नो, ये ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमारे पास इससे ज़्यादा स्पेस अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है हमारी डिग्री ऑफ सैचुरेशन की रेंज है फ्रॉम 0 to 100, और 0 भी इन्वॉल्व है और 100 भी इन्वॉल्व है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फोर्थ टर्म दैट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। उसके बाद अगली टर्म जो हमारी है फिफ्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म हम पढ़ते हैं एयर कंटेंट। ठीक है, तो देखो इसमें भी नाम से ही हम देखेंगे एयर कंटेंट। एयर कंटेंट, एयर कंटेंट मीन्स एयर मीन्स कहाँ पर प्रेजेंट होगा, एयर वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होगा। एयर कंटेंट मीन्स जो भी हमारे पास सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल से अगर हमने सॉलिड को हटा दिया तो क्या बचा, हमारे पास बचा टोटल वॉइड्स। तो जो हमारे पास स्पेस है जिसको हम वॉइड्स बोलते हैं, उस स्पेस में कितनी एयर है, मीन्स उस स्पेस में कितनी एयर प्रेजेंट है, उसको हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर कंटेंट। ठीक है,
तो डेफिनेशन देखते हैं। और हाँ, इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं AC से, A फॉर एयर एंड C फॉर कंटेंट, एयर कंटेंट। तो डेफिनेशन जो है इसकी वो है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, तो देखो जो हमारी पहली डेफिनेशन थी, जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन था, उसमें हम किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे थे, उसमें हम वॉइड्स का जो वॉल्यूम है उसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। लेकिन जो हमारी एयर कंटेंट है इसमें किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं बेटा, इसमें भी हम सेम चीज़ के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। मीन्स जो दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में एक में है वॉल्यूम ऑफ वाटर और दूसरे में है वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, तो परसेंटेज फॉर्म में लिखते हैं, परसेंटेज AC इज इक्वल टू, हाँ इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर को हम करते हैं VA से डिनोट करते हैं, और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड से एज इट इज VV। ओके, तो जो परसेंटेज AC है वो है वॉल्यूम ऑफ एयर फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंटू 100। मीन्स जो भी हमारे पास वॉइड्स हैं उन वॉइड्स में एयर का वॉल्यूम कितना है, मीन्स कितने परसेंट एयर प्रेजेंट है। ठीक है, और किसके कंपैरिजन में देख रहे हैं हम, जो हमारे पास टोटल वॉइड्स है उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब इसको भी हम एक बार फेज डायग्राम में समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, एयर कंटेंट का मतलब क्या है, और उसके बाद हम रेंज देखेंगे कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। ठीक है, तो फेज डायग्राम में देखते हैं। तो इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, तो इसका फेज डायग्राम ड्रॉ करते हैं एयर कंटेंट का। दिस इज सॉलिड पार्ट, सॉलिड के बाद हमारा वाटर और उसके बाद एयर। फेज डायग्राम में हम वही टर्म रिप्रेजेंट करेंगे जिस टर्म की हमें ज़रूरत है। किस टर्म की ज़रूरत है, वॉल्यूम ऑफ एयर की और वॉल्यूम ऑफ वॉइड की। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को रिप्रेजेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें रिलेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमारा ये टोटल वॉल्यूम हो गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा, अब देखो एक बात है कि वॉल्यूम ऑफ एयर को मैं इधर भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इजी पड़ेगा, लेकिन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो सही तरीका नहीं है। क्योंकि हम जो भी वॉल्यूम की टर्म्स है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भी वेट की टर्म्स होंगी उसको राइट हैंड साइड में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एयर को भी मैं लेफ्ट साइड में ही रिप्रेजेंट करूँगा। ये मेरी हो गई वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, तो देखो अब रेंज हम कैसे देखते हैं, रेंज देखते हैं। देखो क्या एयर कंटेंट ज़ीरो हो सकता है, ये एयर कंटेंट ज़ीरो कब होगा, ये तब होगा जब हमारा जो न्यूमरेटर है वो ज़ीरो होगा। और न्यूमरेटर क्या ज़ीरो हो सकता है, तो कैसे पता चलेगा, फेज डायग्राम से। तो न्यूमरेटर में हमारा है VA, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर, क्या वॉल्यूम ऑफ एयर ज़ीरो हो सकती है, आंसर इज यस, ज़ीरो हो सकती है। किस कंडीशन में ज़ीरो हो सकती है, एयर तब ज़ीरो हो सकती है जब हमारा जो सॉइल सैंपल है उसके अंदर सॉलिड और वाटर हो। मींस या तो सैचुरेटेड कंडीशन में हो या सबमर्ज कंडीशन में हो, तो वहाँ पर हमारे जो एयर कंटेंट है वो ज़ीरो हो जाएगी। सो इट इज़ पॉसिबल दैट दिस टर्म इज़ ज़ीरो, और अगर ये टर्म ज़ीरो हुई तो हमारा जो फेज स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलते हैं टू फेज स्ट्रक्चर, जिसमें सिर्फ सॉलिड होगा और वाटर होगा। ठीक है, तो देखो, तो क्या न्यूमरेटर ज़ीरो हो गया, हाँ न्यूमरेटर ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब जो रेंज होगी उसमें ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम कंपेयर करते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर को वॉल्यूम ऑफ वॉइड के साथ। वॉल्यूम ऑफ एयर को हम कंपेयर करते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड के साथ। ठीक है, तो देखो आप वॉल्यूम ऑफ एयर को कितना बढ़ा सकते हो, मान लो क्या टोटल रेंज यही है। ठीक है, तो जो भी हमारे वॉइड्स की रेंज है ये यहाँ से यहाँ तक है, और उस वॉइड्स में अभी एयर भी है, वाटर भी है। ठीक है, तो आप एयर को कहाँ से कहाँ तक बढ़ा सकते हो, आप एयर को इंक्रीज करते हुए
यहाँ तक ही तो ला सकते हो, या इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि इसके बाद हमारा सॉलिड पार्ट है, और सॉलिड पार्ट में सिर्फ सॉलिड ही रहेगा क्योंकि उसमें वॉइड्स नहीं हैं। जो वॉइड्स थे सॉइल के अंदर वो हमने अलग रिप्रेजेंट कर दिए इन द टर्म्स ऑफ वाटर एज वेल एज एयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारा है वो बढ़ते बढ़ते पूरे जितने भी हमारे वॉइड्स हैं उसको कवर कर सकता है क्या? यस, कर सकता है। और उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को हम बोलेंगे ओवन ड्राई कंडीशन। मतलब अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जो भी हमारा सॉइल सैंपल था उस सैंपल में से हमने जो वाटर था उसको रिमूव कर दिया, और वाटर को रिमूव करने के हमारे डिफरेंट मेथड हैं जो कि हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। और एक मेथड जो कि हम बेसिकली परफॉर्म करते हैं हर लैब में वो है ओवन ड्राई मेथड। ठीक है, ओवन ड्राई मेथड से आपने क्या किया? वाटर को रिमूव कर दिया। जब आप वाटर को रिमूव करेंगे तो जो खाली स्पेस होगा उसमें क्या होगी? उसमें एयर होगी। तो अब आपके पास एयर का कितना एरिया है? जो भी आपके पास टोटल वॉइड्स है उसमें सिर्फ एयर है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या वॉल्यूम ऑफ एयर के इक्वल हो सकते हैं? हो सकते हैं। लेकिन क्या वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ज़्यादा हो सकती है? आंसर इज नो, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना ही स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, तो एक बार इसकी रेंज देख लेते हैं। AC, तो AC की जो रेंज होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 100। दिस इज द रेंज ऑफ एयर कंटेंट। ठीक है, तो इससे एयर कंटेंट से पहले जो हमने पढ़ा था वो हमारा था डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब देखो एक बड़ा अच्छा सा रिलेशन है एयर कंटेंट में और डिग्री ऑफ सैचुरेशन में। सिंपल रिलेशन है एकदम, बस फॉर्मूले देखने हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला तो पता ही है, VA/VV इंटू 100 या VA/VV। और जो हमारा पहला था डिग्री ऑफ सैचुरेशन, उसका फॉर्मूला क्या था? तो देखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमारा था, ये हमारा था वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारी सेकंड टर्म है एयर कंटेंट हमारी है वॉल्यूम ऑफ एयर फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, S प्लस AC। ऐड कैसे करेंगे? जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, और जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में ऐड होगी। ठीक है, तो ऐड करके कुछ निकलेगा क्या? नहीं, ऐड करके नहीं निकलेगा। हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो S मल्टीप्लाइड बाय AC, नहीं ऐड ही करना पड़ेगा। तो ऐड करते हैं S प्लस AC, ये हमारा होगा। देखो ऐड करो राइट हैंड, जो भी हमारी राइट हैंड साइड की टर्म है इनको ऐड करो। ऐड करोगे तो VV कॉमन आ गया, ऊपर क्या आया? वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर है ये क्या है? क्या मैं इसको वॉल्यूम ऑफ वॉइड लिख सकता हूँ? बताओ। वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ एयर और जो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर था, क्या मैं उसको वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स लिख सकता हूँ? तो हाँ लिख सकता हूँ। तो ये क्या है? ये भी हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ही है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो कट जाएंगे। तो रिलेशन क्या आया? S प्लस AC इज इक्वल टू 1। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पता चल ही रहा है कि जो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन है और जो हमारा एयर कंटेंट है उन दोनों का समेशन जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारी 5th टर्म थी। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं। देखो ये तो एयर कंटेंट था, अब जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है परसेंटेज एयर कंटेंट। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टर्म है हमारी वो है परसेंटेज एयर वॉइड। तो दैट इज द 6th टर्म। 6th टर्म हमारी है परसेंटेज एयर वॉइड। ठीक है, परसेंटेज एयर वॉइड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा ए से। और डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन है इट इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, न्यूमरेटर में जो है वो है एयर का वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम। मीन्स जो हमारी ये टर्म थी एयर कंटेंट में हम न्यूमेरेटर तो हमारा सेम है वॉल्यूम ऑफ एयर, लेकिन जो हमारी एयर कंटेंट है इसमें हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं वॉइड्स के रेस्पेक्ट में कि वॉइड्स के अंदर कितनी एयर है। लेकिन जो हमारी परसेंटेज एयर कंटेंट है, परसेंटेज एयर वॉइड्स है, इसके अंदर हम किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो भी हमारा टोटल सॉइल सैंपल है उसका जो वॉल्यूम है उसके रेस्पेक्ट में कितनी एयर है। ठीक है, तो दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ टू द टोटल वॉल्यूम या टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल टू द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर है इसको रिप्रेजेंट करते हैं VA से, टोटल वॉल्यूम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं खाली V से, मीन्स कैपिटल V से। ठीक है, तो देखते हैं परसेंटेज की फॉर्म में। परसेंटेज एयर वॉइड हमारा जो होगा ईटा A इज इक्वल टू VA बाई V इंटू 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखते हैं इसकी रेंज कि ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो रेंज देखो, ये समझ तो आ गया ना कि इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में। देखो दोनों टर्म्स, जो ये दो टर्म है एयर कंटेंट और परसेंटेज एयर वॉइड, सेम टर्म्स हैं, लेकिन हम किसके रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वॉइड्स के वॉल्यूम को, वो एयर के वॉल्यूम को, वो अलग अलग है। जो हमारी पहली टर्म थी उसमें तो हम वॉइड्स के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, लेकिन जो हमारी सेकंड टर्म है इसमें हम टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो रेंज देखते हैं। रेंज कैसे देखेंगे, सेम तरीका, एक ही तरीका है कि हम फेज डायग्राम बनाएं और उसके थ्रू हम रेंज डिसाइड करें कि हमारी रेंज क्या होगी परसेंटेज एयर वॉइड्स की। ठीक है, तो फेज डायग्राम देखते हैं और फेज डायग्राम में वही चीज़ रिप्रेजेंट करेंगे। देखो फेज डायग्राम जब भी बनाओगे तो वही चीज़ रिप्रेजेंट करना जिसमें आपको रिलेशन निकालना है। ठीक है, हर चीज़ रिप्रेजेंट करने से टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। अगर जो आप एग्जाम दे रहे हो तो फटाफट फेज डायग्राम बनाओ। ये सॉलिड, ये वाटर एंड रेस्ट इज एयर। ठीक है, तो हमें किस किस के बीच के रिलेशन को देखना है, हमको देखना है VA और V के बीच का रिलेशन। V क्या है, V हमारा है टोटल वॉल्यूम और VA हमारा क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ एयर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारा ये रहा वॉल्यूम ऑफ एयर, और टोटल वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम कंटेन्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एज वेल एज वॉल्यूम ऑफ एयर। ये तीनों हैं टोटल वॉल्यूम में। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा परसेंटेज एयर वॉइड्स है, क्या परसेंटेज एयर वॉइड 0 हो सकता है? तो 0 होगा तो क्यों 0 होगा? 0 होगा तो ये तब 0 होगा जब हमारा न्यूमरेटर 0 होगा। तो न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में हमारा है VA, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर। तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारा न्यूमरेटर 0 हो जाए? हमें कैसे पता चलेगा? सीधा फेज डायग्राम के पास जाएंगे तो फेज डायग्राम बताएगा कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर है वो 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या 0 हो सकता है? यस 0 हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसको हटा दोगे, आपने वॉल्यूम ऑफ एयर हटा दिया, तो देखो जो आपके पास फेज डायग्राम बना, क्या ऐसा डायग्राम पॉसिबल है? तो हाँ, ऐसा डायग्राम पॉसिबल है जिसको हम बोलेंगे टू फेज स्ट्रक्चर। तो क्या ये पॉसिबल है 0 होना? यस, इट इज पॉसिबल दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू 0। तो रेंज में जो भी होगा हम 0 तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसकी रेंज जो होगी Na ओके। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो सकता है। अब देखते हैं कि जो हमारा ये वॉल्यूम ऑफ एयर है और जो वो टोटल वॉल्यूम है और क्या रिलेशन हो सकता है। तो ये जो हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर है और ये जो हमारा टोटल वॉल्यूम है और क्या रिलेशन हो सकता है कि क्या ये हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर इंक्रीज करते करते टोटल वॉल्यूम के इक्वल आ सकता है? तो आंसर है नो। ये वॉल्यूम ऑफ एयर, इसकी मैक्सिमम रेंज क्या है, कहाँ तक आ सकता है? तो इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो, इसकी मैक्सिमम रेंज यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पर ख़त्म होगी, क्योंकि ये जो वाटर है और जो एयर है ये हमारा वॉइड्स के अंदर है, लेकिन ये जो हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर है, जो हमारा टोटल वॉल्यूम है, इसके इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो दिस शुड बी लेस देन 100।
इक्वल हो सकता है क्या? इक्वल नहीं होगा, हमेशा कम होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 100। ठीक है, तो ये हमारी रेंज है परसेंटेज एयर वॉइड्स की। तो अब देखो जो हमारी फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म इसलिए रफ नहीं करी क्योंकि एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर बतानी है, वो है कि जो हमारी फिफ्थ टर्म है एयर कंटेंट और जो सिक्स्थ टर्म है परसेंटेज एयर वॉइड्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि दोनों टर्म एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिकली हम यूज़ करते हैं वो क्या है? वो है हमारी एयर कंटेंट। एयर कंटेंट जो हमारा है, क्योंकि ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के रेस्पेक्ट में है, इसलिए हम इसको ज़्यादा स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक टोटल हमने 6 टर्म पढ़ ली। उसके बाद अगली जो है वो हम पढ़ते हैं, जो यूनिट वेट है, यूनिट वेट देखते हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारे यूनिट वेट होंगे, यूनिट वेट में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो बल्क यूनिट वेट होता है वो क्या होता है, और सेकंड देखेंगे कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बल्क यूनिट वेट में और जो सॉलिड का यूनिट वेट हम निकालते हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सिक्स्थ टर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके, तो जो हमारी सेवंथ है उसमें हम पढ़ेंगे यूनिट वेट। यूनिट वेट, ठीक है, सबसे पहले हम यूनिट वेट में पढ़ते हैं कि जो बल्क यूनिट वेट होता है और जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है उसको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पहला है ए बोल दो, ए हम पढ़ेंगे बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट, ठीक है, तो देखो ये जो वर्ड है बल्क, ये जब तक आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ोगे तब तक यूज़ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब समझ लेते हैं। जो हमारा बल्क है सॉइल में, इसका मतलब है कि फील्ड में जो भी सॉइल की कंडीशन है उसको हम बल्क से बोलते हैं। मींस मान लो आप फील्ड में गए, फील्ड में जो हमारा सॉइल है वहाँ पर ड्राई सॉइल है, तो वो जो ड्राई सॉइल का हम वेट लेंगे उसको ही हम बोलेंगे वेट ऑफ द बल्क। मीन्स दिस इज द बल्क वेट। ठीक है, तो बल्क क्या रिप्रेजेंट करता है? बल्क हमारा रिप्रेजेंट करता है जो भी हमारी फील्ड पर एक्चुअल सिचुएशन है, उस सिचुएशन में जो सॉइल का वेट होगा उसको हम बल्क से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो बल्क यूनिट वेट क्या होता है? बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू ठीक है, तो जो हमारा बल्क यूनिट वेट होता है इसको हम डिफाइन करते हैं वेट ऑफ सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, या इसको हम लिख सकते हैं टोटल वेट टू द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इसको यहीं पे लिख देते हैं वी टी टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट डब्ल्यू टी टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो जो हमारा बल्क यूनिट वेट होता है, देखो यूनिट वेट मीन्स यूनिट वेट की अगर हम बात करें सिंपल यूनिट वेट, तो सिंपल यूनिट वेट हमारा क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम। सिंपल यूनिट वेट हमारा क्या हुआ? वेट अपॉन वॉल्यूम। जो कि हमने यहाँ पर यूज़ कर रखा है ये टर्म बल्क, तो बल्क यूनिट वेट का मीन्स हम सॉइल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया वेट ऑफ सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, या इसको बोल सकते हैं टोटल वेट टू द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब जो हमारी सेकंड टर्म है वो हमारी है यूनिट वेट। दिस इज द बल्क यूनिट वेट। अब बात करते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, तो देखो जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है वो हमारा होता है वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये हमारा होता है वेट ऑफ सॉलिड टू द
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब देखो इसमें जो सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है वो होती है इन दोनों डेफिनेशंस में। तो समझते हैं, क्लियर करते हैं कि क्या अंतर है। जो हमारा बल्क यूनिट वेट है उसमें मैंने यूज़ किया है टर्म सॉइल, ठीक है, लेकिन जो है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड यहाँ पर जो टर्म यूज़ करी है वो करी है सॉलिड, ठीक है। तो जो हमने बल्क में यूज़ किया है वो यूज़ किया है टोटल सॉलिड, मीन्स हम टोटल की बात कर रहे हैं। वेट लेंगे वो भी टोटल लेंगे, वॉल्यूम लेंगे वो भी टोटल लेंगे। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें तो जो वेट सॉलिड का होगा वही लेंगे, जो वॉल्यूम सॉलिड का होगा वही लेंगे, ठीक है। सॉइल से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ सॉलिड से मतलब है, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉलिड मीन्स WS टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मीन्स VS, ठीक है। तो ये दो टर्म हो गई, क्लियर ना, बल्क यूनिट वेट और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा है बल्क यूनिट वेट और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड हो गया। अब जो हमारी अगली टर्म है वो देखते हैं C। अगली टर्म हमारी है ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट, ठीक है। तो पहले बता देता हूँ ड्राई यूनिट वेट का मतलब कि ड्राई यूनिट वेट का मतलब देखो रेशियो तो सेम होगा वेट ऑफ सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। लेकिन कौन सा सॉइल? ड्राई सॉइल। जहाँ पे ये टर्म ड्राई है ना, तो हम जो भी हमारा राइट हैंड साइड में आएगा वो ड्राई से रिलेटेड आएगा। तो ड्राई यूनिट वेट का मतलब हमारा है वेट ऑफ ड्राई सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वेट ऑफ ड्राई soil sample to the total volume, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? टोटल वॉल्यूम को मैं बोल रहा हूं V, कैपिटल V, और जो हमारा है वेट ऑफ ड्राई सॉइल सैंपल, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे? इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं WDS से। मीन्स ये वेट है उस सॉइल का जो कि अभी ड्राई स्टेट में है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा है ड्राई यूनिट वेट। अब देखो जो हमारी फर्स्ट टर्म थी जो थी बल्क यूनिट वेट, तो बल्क का मतलब क्या पता था? बल्क का मतलब बताया था कि जो भी हमारा सॉइल प्रेजेंट है एक्चुअल फील्ड में, उसकी जो सिचुएशन है उसको हम यूज करते हैं एज अ वेट ऑफ सॉइल। मीन्स अगर हमारा सॉइल जो फील्ड है, फील्ड पर हमारा सॉइल अगर जो ड्राई कंडीशन में है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वेट ऑफ ड्राई सॉइल। अगर हमने यहाँ पर यूज़ करा वेट ऑफ ड्राई सॉइल, तो बताओ इसमें कुछ अंतर है क्या? देखो वेट ऑफ ड्राई सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वेट ऑफ ड्राई सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब बल्क यूनिट वेट जो है ये एक सिचुएशन है। मीन्स ये ड्राई यूनिट वेट भी हो सकती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट भी हो सकती है, और सबमर्ज यूनिट वेट भी हो सकती है। मीन्स ये डिपेंड करता है जो भी हमारी एक्चुअल कंडीशन होती है उस पर। तो उसके बाद CD नेक्स्ट हम जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक है। तो देखो जो आपने देखा था ड्राई, जो वर्ड है ड्राई से आपको समझ गए थे ना कि जो भी हमारी फील्ड है, फील्ड में अभी सॉइल की कंडीशन क्या है? ड्राई स्टेट है। तो इसलिए हम वही सैंपल ले रहे थे जिसमें ड्राई सॉइल है। तो वेट ऑफ ड्राई सॉइल सैंपल। अब अगली टर्म है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है कि उसमें वाटर है, ठीक है। तो इसमें हम राइट हैंड साइड में क्या यूज़ करेंगे? वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, ठीक है। तो देखते हैं वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल टू द टोटल वॉल्यूम। VT लिख रहा हूं डायरेक्ट, या V, कैपिटल V, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अगली जो टर्म है
ये लास्ट टर्म है यूनिट वेट के अंदर। अगली टर्म है सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट, ठीक है। सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या होगा? ड्राई यूनिट वेट में हमने ड्राई सॉइल सैंपल लिया, सैचुरेटेड यूनिट वेट में हमने सैचुरेटेड सॉइल सैंपल लिया, और सबमर्ज्ड जो हमारी यूनिट वेट है, इसका मतलब है कि जो हम सॉइल सैंपल लेंगे उसका जो वेट होगा वो क्या होगा? वो सबमर्ज्ड होगा, मींस वो सबमर्ज्ड कंडीशन में होगा। दिस कैन ऑल्सो बी राइट एज वेट ऑफ सबमर्ज्ड soil sample, weight of submerged soil sample to the total volume, ठीक है। तो देखो जो हमारा बल्क है, बल्क इन तीनों का रिप्रेजेंटेशन है, मींस बल्क में ड्राई भी हो सकता है। ड्राई कब होगा? मान लो कि जो हमारी एक्चुअल में फील्ड कंडीशन है उसमें ड्राई सॉइल है, तो ड्राई सॉइल तो हम क्या इन सब में से हम कौन सा निकालेंगे? इन सब में से हम निकालेंगे ड्राई यूनिट वेट निकालेंगे, ठीक है। और बल्क यूनिट वेट भी सेम होगा, क्योंकि बल्क यूनिट वेट क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्चुअल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो देखो रेड मार्कर से देखते हैं। जो बल्क यूनिट वेट होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा बल्क, ओके। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को हम गामा एस, ड्राई यूनिट वेट को गामा डी या गामा ड्राई, सैचुरेटेड यूनिट वेट को गामा सेट, और सबमर्ज्ड को गामा सब, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है यूनिट वेट की कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट वेट। जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है कि जो बल्क यूनिट वेट है वो हम, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होगा कभी कभी कंफ्यूज कर देंगे कि जो हमारी एक्चुअल कंडीशन है वो ड्राई है लेकिन बल्क यूनिट वेट निकालो, ठीक है। तो अगर जो कंडीशन एक्चुअल में ड्राई है तो बल्क यूनिट वेट भी हम ड्राई का ही निकालेंगे। तो ये ट्रिक है इसमें। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट वेट। अब अगला जो हमारा है यूनिट वेट के बाद हम देखते हैं कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितने टाइप की है सॉइल के अंदर और उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद बस एक लास्ट टर्म देखेंगे, दैट इज द डेंसिटी इंडेक्स। ठीक है, तो 7 टर्म हो गई थी और ये हमारी 8th टर्म है ग्रेविटी, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 2 टाइप की होती है। एक तो हमारी होती है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जो हमारी दूसरी होती है वो होती है एक्चुअल स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं ट्रू, या जिसको हम बोलते हैं अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जो सेकंड है इसको हम टेबुलर फॉर्म में ही देखते हैं। जो हमारी सेकंड है वो हमारी है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। ये हमारी सेकंड है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। इन दोनों को हम जो है देखो, ये है अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, और अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम क्या बोल सकते हैं? अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम बोल सकते हैं ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। और जो हमारी है दूसरी वो है हमारी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक्चुअली इसको अपरेंट नहीं, इसको एक्चुअल स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। एक्चुअल स्पेसिफिक ग्रेविटी और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। इसका ही दूसरा नाम है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी।
और ये जो हमारी है एक्चुअल स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका जो दूसरा नाम है वो है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो अभी फर्स्ट टर्म देखते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? फर्स्ट टर्म हमारी है ये है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? देखो, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी होती है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये हमारी है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। कैपिटल जी इज इक्वल टू, कैपिटल जी हमारा क्या होगा? कैपिटल जी हमारा होगा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हमारी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और जो हमारी दूसरी है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं जीएम से, कैपिटल जी और स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होती है? जो हमारी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ये हमारी होती है यूनिट वेट ऑफ, ये तो हमारा था यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, ये हमारा होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, जिसको हम बोलते हैं टोटल वेट या टोटल यूनिट वेट टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। क्योंकि जो हमारा बेस है वो तो सेम ही रहेगा कि किसके रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय द यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, सो अब देखो, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यहाँ पे टर्म है सॉलिड और यहाँ पे टर्म है सॉइल। जीएम, जीएम मीन्स मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये जो हमारी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, देखो एक्चुअली ये जो हमारी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये बल्क कंडीशन में होती है, मीन्स यूनिट वेट ऑफ सॉइल, या ये कहें कि यूनिट वेट ऑफ बल्क सॉइल। ठीक है, या बल्क यूनिट वेट मीन्स इसको हम बोल कुछ भी सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा सॉइल सैंपल होता है ये बल्क कंडीशन में हम लेते हैं, मीन्स जो भी हमारी एक्चुअल कंडीशन होती है वहाँ पर जो सिचुएशन होती है सॉइल की उसी को लेते हैं। तो हम जीएम को क्या लिख सकते हैं? अगर ये ड्राई फॉर्म में हुआ तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। अगर सैचुरेटेड फॉर्म में हुआ तो यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। और ऐसे ही अगर जो हमारा सबमर्ज्ड फॉर्म में हुआ तो इट कैन बी रिप्रेजेंट एज यूनिट वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो जीएम जो हमारा है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं गामा ड्राई टू द गामा डब्ल्यू, या गामा सबमर्ज्ड टू द गामा डब्ल्यू, और गामा सैचुरेटेड टू द गामा डब्ल्यू। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा जी है इसको हम एक ही फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते, एक ही फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द यूनिट वेट ऑफ सॉलिड गामा एस टू द गामा डब्ल्यू। तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसका? स्पेसिफिक ग्रेविटी का, और ये रिप्रेजेंटेशन है अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ठीक है, अब एक जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, मीन्स ये जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, एक्चुअल स्पेसिफिक ग्रेविटी बड़ी होती है या अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी बड़ी होती है। तो देखते हैं, जो हमारी है स्पेसिफिक एक्चुअल स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसमें जो हमारी न्यूमरेटर की टर्म है ये है गामा एस। गामा एस क्या है? गामा एस हमारा है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड हमने पढ़ा था, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड हमारा क्या होता था? यूनिट वेट ऑफ, देखो ध्यान से देखना, ये जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड हमारा था रेशियो था किस किस का? वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब जल्दी इधर आओ, ये जो हमारा जीएम है, जीएम क्या होता है? जीएम होता है, जीएम में जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें कुछ भी आ सकता है, मीन्स गामा ड्राई भी आ सकता है, गामा सबमर्ज भी आ सकता है, गामा सैचुरेटेड भी आ सकता है। तो ये जितने भी फॉर्म हैं इनको गामा बल्क बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकता हूँ। तो गामा बल्क हमने क्या पढ़ा था? गामा बल्क में हमने पढ़ा था वेट ऑफ सॉइल टू द
वॉल्यूम ऑफ सॉइल या ये कहें टोटल वॉल्यूम VT, ठीक है। तो अब देखो ये जो न्यूमरेटर है वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉलिड, और डिनोमिनेटर जो है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो है टोटल वॉल्यूम। फेज डायग्राम बनाओ, आपको ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें मैक्सिमम चीज़ जो है फेज डायग्राम से ही मिल जाएगी। फेज डायग्राम में ये हमारा है सॉलिड पार्ट, ये हमारा है वाटर, और ये जो रेस्ट है ये है एयर, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है और ये है टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या है, ये मेरा है टोटल वॉल्यूम VT। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इनमें से टोटल वॉल्यूम बड़ा है, तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो GM का इसका जो है गामा बल्क का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो गामा बल्क क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो टर्म छोटी हो जाती है, तो ये छोटा होगा, ये छोटा होगा। ये क्या है, ये इसका न्यूमरेटर है, किसका, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ये जो न्यूमरेटर है इसका मतलब इसका जो न्यूमरेटर है ये छोटा होगा, किसके न्यूमरेटर से, इसके न्यूमरेटर से, ठीक है। तो क्या पता चला, GM का इसका न्यूमरेटर छोटा है तो ये टर्म भी छोटी होगी, मीन्स जो हमारी GM है वो हमेशा जो हमारा G है उससे छोटी होगी, ठीक है। तो यही इसकी ट्रिक थी, G ऑलवेज ग्रेटर देन GM, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी में दो पढ़ी, पहली हमारी है एक्चुअल स्पेसिफिक ग्रेविटी और दूसरी हमारी है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। दोनों का रिप्रेजेंटेशन देख लिया, एक को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को हम GM से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जो हमारी जो लास्ट डेफिनेशन है जो कि इसमें हम कवर करेंगे वो हमारी है इंडेक्स, मीन्स डेंसिटी इंडेक्स, ठीक है। तो डेंसिटी इंडेक्स देख लेते हैं। डेंसिटी इंडेक्स के बाद हम लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे। उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में हम जो फॉर्मूलेज हैं, मीन्स जो भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, अब इन प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम रिलेशन से डेराइव करेंगे, ठीक है। और वो जो रिलेशंस है बेसिकली जो मैक्सिमम पार्ट क्वेश्चन का आता है ना पेपर्स में, वो उन रिलेशन से ही आता है, मीन्स सिंपल फॉर्मूले हैं और आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में और आंसर निकालना है, ठीक है। तो जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम जो फॉर्मूले हैं उनको मैं याद करने की ट्रिक बताऊंगा। जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी 10-12 फॉर्मूले हैं, उनको हम इजी तरीके से याद करेंगे, ठीक है। तो अब जो हमारी लास्ट टर्म है वो है डेंसिटी इंडेक्स। देखो डेंसिटी इंडेक्स को हम और क्या बोल सकते हैं, इसका जो दूसरा नाम है वो है डिग्री ऑफ डेंसनेस, डिग्री ऑफ डेंसनेस, ठीक है। तो देखो डेंसिटी इंडेक्स को हम क्यों यूज करते हैं। डेंसिटी इंडेक्स एक टर्म है जिसको हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो हमारा कोहेजन लेस सॉइल है उसमें कितनी डेंसनेस है। मींस कोहेजन लेस सॉइल, सबसे पहले तो क्या होता है, कोहेजन लेस सॉइल हमारा जैसे कि सैंड हो गया, तो कोहेजन लेस सॉइल में हमें अगर जो डेंसनेस पता करनी है कि अगर हम कॉम्पैक्शन कर रहे हैं तो वो कितना डेंस हुआ, तो वो हम पता करते हैं इस टर्म से जिसको वो हम बोलते हैं डेंसिटी इंडेक्स या डिग्री ऑफ डेंसनेस, ठीक है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला देख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन देख लो, डिग्री डेंसिटी इंडेक्स दैट इज ID। इसका जो फॉर्मूला है वो है E max माइनस E अपॉन E max माइनस E mean, परसेंटेज में लिखेंगे इनटू 100। अब देखो E max क्या है, E क्या है, अभी पढ़ा था, E किसका रिप्रेजेंटेशन है, E हमारा रिप्रेजेंटेशन है वॉइड रेशो का, ठीक है। तो E max हमारा है वॉइड रेशो इन द वॉइड रेशो मैक्सिमम, और मैक्सिमम वॉइड रेशो कब होगा, मींस वॉइड्स मैक्सिमम कब होंगे, जब हम सॉइल को लूज स्टेट में रखेंगे। मींस आपने सॉइल सैंपल लिया और उसको लूज स्टेट में रख दिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो भी हमारा वॉइड रेशो होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E max से। E क्या है, E हमारा है कि जिस भी फील्ड पर हम गए और वहां पर जो भी एक्चुअल कंडीशन है, उस एक्चुअल कंडीशन में जो भी वॉइड रेशो है उसको E, ठीक है, E max बता दिया। और E mean क्या होगा, E mean हमारा मीन्स वॉइड रेशो
मिनिमम वॉइड रेशो, किसी भी सॉइल सैंपल के अंदर जो वॉइड्स रेशो होगा, वॉइड्स होंगे, वो मिनिमम कब होंगे, जब हम उसको डेंस कर देंगे, जब हम उसको कॉम्पैक्ट कर देंगे, तो हमारे जो वॉइड रेशो होंगे वो मिनिमम होंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखो एक बार दोबारा देख लो, जो हमारा डेंसिटी इंडेक्स है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आईडी से, जिसका फॉर्मूला है ई मैक्स माइनस सी अपॉन ई मैक्स माइनस ई मीन। ई मैक्स हमारा क्या है, ई मैक्स हमारा है कि मैक्सिमम वॉइड रेशो, ई क्या है, वॉइड रेशो एट नेचुरल कंडीशन, ई मीन क्या है, वॉइड रेशो एट डेंस कंडीशन। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, डेंसिटी इंडेक्स का। अब देखो ये जो हमारी डेंसिटी इंडेक्स है, इसको हमने किसके फॉर्म में लिखा, इसको हमने लिखा वॉइड रेशो की फॉर्म में। तो इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी है, देखो जहाँ पर ये फॉर्म काम नहीं आएगी वहाँ पर दूसरी फॉर्म काम आएगी, वो रिप्रेजेंटेशन है यूनिट वेट के फॉर्म में। देखो आईडी को हम यूनिट वेट की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो क्या होता है, देखो उससे पहले पता होना चाहिए कि जो वॉइड रेशो है और जो यूनिट वेट है उनका रिलेशन क्या है। तो वो अगले, देखो बताता ना कि हमें रिलेशन पढ़ने इंपॉर्टेंट है, तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम रिलेशन पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ भी फॉर्मूला याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, जो हमारा वॉइड रेशो है और जो हमारा यूनिट वेट है उसमें क्या रिलेशन है, उन वो अपोजिट है एक दूसरे के। तो ई मैक्स की जगह हम लिखेंगे 1 गामा मिनिमम माइनस 1 गामा मिनिमम माइनस 1 गामा मैक्स। ठीक है, ये एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन है डेंसिटी इंडेक्स का। या तो इस फॉर्म में ये यूज़ होगा, अगर इस फॉर्म में यूज़ नहीं हुआ, मीन्स क्वेश्चन में आपको वॉइड रेशो नहीं दे के जो हमारा यूनिट वेट है वो दे दिया, तो हम इसको इस फॉर्म में यूज़ करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अक्सर क्वेश्चन में, अक्सर जो पेपर है उसमें इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। जो हमारा अगला लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में हम रिलेशंस देखेंगे, जो भी हमने इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़ी है उनमें रिलेशन देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है, और उन रिलेशन के बेसिस पर हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है फिर उस पर जाएंगे। ठीक है, तो एक वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ जो जितने भी न्यूमेरिकल इन टॉपिक से आते हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, आज बस इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।